मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको सेल्फ गवर्नमेंट अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। और क्यों नगर पैदा होते हैं भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा इस बात को समझने के लिए कि आखिर वहाँ पर स्थानीय स्वशासन क्यों ज़रूरी हो जाता है। दरअसल जब वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है और एक जगह काफ़ी लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, रहने लगते हैं, बसाहट हो जाती है, तो धीरे धीरे नगरों का स्वरूप ले लेता है और वहाँ पे स्थानीय आवश्यकताएं, स्थानीय ज़रूरतें कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए स्वशासन भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ कभी कहीं भी बनती होगी या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनती हैं, उनके लिए सीधे इन छोटी छोटी बसाहटों को, जिसको हम नगर कहते हैं, प्रबंध करने में थोड़ी कठिनाई आती है। अगर हम भारत के इतिहास पर नज़र डालें तो सबसे पहले जो खुदाई के बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति, जो निश्चित तौर से सिंध में थी ही और इसके अलावा गुजरात में भी लोथल में मिलता है, पंजाब में मिलता है, हरियाणा में मिलता है, तो दिखाई पड़ता है कि वहाँ उस समय के लोग नगरों में रहते थे। जो स्ट्रीट्स की बनावट है, जो सड़कों की बनावट है, जो बेदिंग घाट्स बने हुए हैं, जो जल निकासी के प्रबंध किए हुए हैं, वो निश्चित तौर से वो शहरी व्यवस्था की तरफ संकेत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही नगरीय शासन की व्यवस्था हमारे यहाँ मौजूद थी। अगर हम आगे चलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में, तो मूलतः ये ग्रामीण परिवेश हुआ करता था, ये ग्रामीण व्यवस्थाएँ थी। लेकिन ऋग्वेद में इंद्र के संबंध में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल होता है। पुरंदर यानी वह जिसने पुरों को नष्ट किया। इसका मतलब कि जब वैदिक सभ्यता यहाँ पर चल रही थी तो पुर थे यानी नगर थे, और नगरों को इंद्र नामक देवता ने नष्ट किया, ऐसी बात कही जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वैदिक सिविलाइजेशन में भी कुछ नगरों का वर्णन है। महाभारत रामायण में भी नगरों का वर्णन है, लेकिन हमें पता नहीं कि उन नगरों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। लेकिन जब हम ज्ञात इतिहास की चर्चा करेंगे इंडस वैली के बाद से, तो नंद वंश में, मौर्य वंश में, गुप्ता वंश में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं नगरों के। खास करके बुद्धा पीरियड जिसको कहा जाता है, उसमें जो डायनेस्टीज आई हैं उत्तरी भारत में, वहाँ पे नगरीय व्यवस्था मिलता है। मेगास्थनीज ने जो वर्णन किया हुआ है, मेगास्थनीज ने, आप जानते हैं कि वो यहाँ पे आए हुए थे, और जो वर्णन किया हुआ है उसमें उन्होंने पाटलिपुत्रा में किस तरह से नगरीय व्यवस्था थी, किस तरह से स्वशासन था, कितने विभाग थे, कौन से विभाग क्या काम करते थे, इस पे काफ़ी विस्तृत प्रकाश डाला हुआ है। जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड है, उस समय भी नगर थे, बहुत सारे नगर उन्होंने बसाए भी, और उन नगरों में भी कोतवाल का प्रावधान किया गया था, जो मूलतः एक तरीके से नगर प्रशासक का काम करता था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में आप कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल कमिश्नर का भी काम करता था, और वो कई मामलों में विधि व्यवस्था का भी काम करता था। लेकिन जो जिस स्वशासन की हम चर्चा कर रहे हैं या जिस नगरीय व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, उसका सुगठित रूप ब्रिटिश राज में ही दिखलाई पड़ा। उसका कारण यह था कि ब्रिटिश राज यहाँ स्थापित होने के पहले से ही ब्रिटेन में नगरीय स्वशासन, चूँकि बहुत सारे नगर थे, इस स्वशासन की व्यवस्था थी। इसलिए 1687 ईस्वी में जो मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पर ही मेयर के सिस्टम की स्थापना की, मेयर के इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। और ये जो मेयर का इंस्टीट्यूशन था, ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था। हालांकि नॉमिनेटेड उस समय उन्होंने किया हुआ था, और उनके सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए अन्य एल्डर मैन और कई तरह के लोग रहते थे जो विभिन्न कामों को करने के लिए मेयर की मदद करते थे। मेयर को शक्ति थी टैक्सेशन की भी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस टैक्सेशन का विरोध भी किया। और ये देखा गया है कि 1720 में एक रॉयल चार्टर निकला जो ब्रिटिश इंडिया में लागू करने के लिए, और उसके अंतर्गत जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता को उस समय कोलकाता नहीं कहते थे, अब कहते हैं कलकत्ता या कलकड़ा, बॉम्बे और मद्रास में मेयर्स कोर्ट की स्थापना हुई, जो जुडिशियल काम भी करता था। यदि टैक्सेशन देने में आप मना कर रहे हैं तो उसका काम था कि वो कार्रवाई करके और टैक्स वसूले, चूँकि बिना टैक्स के, बिना फाइनेंस के कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चल सकती थी। 1850 में पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडिया में एक एक्ट पास हुआ, जिसने कहा कि जहाँ जहाँ नगर बन गए हैं या जहाँ जहाँ नगरों का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, वहाँ पे लोकल बॉडीज़ बनाए जाएंगे
और ये लोकल बॉडीज़ मूलतः पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ को देखेंगे। 1870 में लॉर्ड मेयो का एक रिजोल्यूशन आया जिसने स्ट्रेंथन किया इस पूरे के पूरे म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस को जो 1850 के द्वारा बने हुए थे, और ये कहा कि इसमें भारतीय लोगों की ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। हालांकि बता दूं कि उसने इलेक्शन की व्यवस्था की बात नहीं कही, मूलतः वो नॉमिनेटेड लोग होते थे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में अंग्रेज़ों के द्वारा रखे जाते थे। लेकिन 1882 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया जब लॉर्ड रिपन को भारत का वाइसराय बनाया गया। और दरअसल लॉर्ड रिपन ने जो म्यूनिसिपल एरियाज़ के लिए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए जो सुधार के काम किए, उन सुधारों को मैग्ना कार्टा ऑफ अर्बन गवर्नेंस भी कहा जाता है। और रिपन को उसके लिए फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इतना वो महत्वपूर्ण था उसका कामकाज। और उसने मूलतः 3 चीज़ें जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ थी उनके बारे में किया। एक तो नीचे से ऊपर तक पूरा नेटवर्किंग उसने म्यूनिसिपल बॉडीज़ का बना दिया। यानी सबसे ऊपर कॉरपोरेशंस होंगे बड़े शहरों में, और नीचे म्यूनिसिपल बॉडीज़ दूसरी होंगी जिसको म्यूनिसिपैलिटी कहा जाता है, या छोटे छोटे कस्बों इत्यादि में जहाँ पे नगरीय सिस्टम कह सकते हैं, जो इसको नगर के रूप में मोटे तौर पर वो बनने लगे थे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्वशासन की इकाई उसने बनाने की बात कही। और उसने ये भी कहा कि फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि बिना वित्त के तो स्वाभाविक है कि म्यूनिसिपल बॉडीज़ काम नहीं कर सकते। और उसने इलेक्शन की अवधारणा दी कि इलेक्शन से उन लोगों का चुनाव होना चाहिए। हालांकि सीमित इलेक्शन था, आज की तारीख में जो सभी लोग इलेक्शन में भाग ले सकते थे ऐसा नहीं था। जो टैक्स पेयर्स थे वे भाग ले सकते थे, कुछ चुने हुए लोग जिनको अंग्रेज चाहते थे उन्हीं के बीच इलेक्शन होता था। और उसने कहा कि जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उन म्यूनिसिपल बॉडीज़ में इनको कम किया जा सकेगा। और लॉर्ड रिपन के इस 1882 के रिजोल्यूशन के बाद से हमारे देश में जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी व्यवस्था प्रारंभ होती है अच्छे तरह से, सुचारू तरह से। और आप पाएंगे कि फिर 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना उसने भी इसको मान्यता दी, उसने भी इसको स्ट्रेंथन किया, उसने भी इंडियंस को जोड़ा इलेक्शन के माध्यम से। 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया उसने भी इसको महत्व दिया। और ये सारे काम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविंसेस को, उसमें प्रोविंस कहते थे, उन्हें सौंपा गया। और फिर कई प्रदेशों में एक्ट बनने शुरू हुआ कि जो प्रोविंसेस थे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो 1919 एक्ट के तहत और बाद में 1935 एक्ट के तहत बनी थी, उन्होंने बाकायदा एक्ट बना के, कानून बना करके और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की, म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना की। यानी जो रिपन की सोच थी कि नीचे से ऊपर तक होना चाहिए, तो बड़े बड़े शहरों में कॉरपोरेशंस बने। और इस प्रकार से छोटे शहरों में जो टाउन लेवल के कहा जाता था, वहाँ पे भी एक खास तरह से म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना हुई और बीच के शहरों में भी म्यूनिसिपल बोर्ड्स की स्थापना हुई। जब हमारा संविधान बना तो हमारे पास एक प्रचुर अनुभव मौजूद था और उसके अंतर्गत ये सोच आया कि इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अनुच्छेद 40 है, उसमें केवल पंचायतों की बात की गई, नगरीय शासन की बात नहीं की गई। परंतु जो स्टेट लिस्ट बनी है, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियाँ हैं, उसको लिस्ट भी कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। तो पहली जो लिस्ट है वो यूनियन की लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है जो स्टेट की लिस्ट है, और तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट के लिस्ट में ही, यानी स्टेट को ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम सौंपा गया, और वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी आ सकता है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ भी आ सकती है, कॉरपोरेशंस भी आ सकती है, इन सभी के स्थापना का काम और इन सभी के प्रबंधन का काम उसी के जिम्मे, राज्यों के जिम्मे दिया गया। और जो एंट्री 20 है, जो कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों काम कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। स्वाभाविक है कि संसद के द्वारा केंद्र सरकार बनाएगी और विधानसभा, विधान परिषदों के माध्यम से, विधान मंडल के माध्यम से राज्य सरकार बनाएगी। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये एंट्री 20 में रखा गया। और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर इस प्लानिंग का अत्यंत महत्व है। ये अर्बन प्लानिंग भी इसके माध्यम से हम कह सकते हैं, और जो लैंड यूज़ का रेगुलेशंस है, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो केंद्र सरकार को भी इसका अधिकार दिया गया।
जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिश राज के समय से ही बहुत सारे शहरों में जो म्यूनसिपल बॉडी सेटअप हुई थी, सीमित चुनाव ही सही, आज़ादी के बाद से वो चुनाव बाकायदा राज्य कराने लगे। सही ढंग का चुनाव मैं कहूँगा, एडल्ट फ्रेंचाइज का जो मेथड है, जो भी बालिग मताधिकार का पद्धति है, कराने लगे। और लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं, कहीं कुछ फंक्शन ऐसा नहीं था कि सभी राज्यों में म्यूनसिपल बॉडीज़ को स्वशासन के लिए एक ही तरह के काम सौंपे गए हों। कहीं ज़्यादा काम सौंपा गया, कहीं कम काम सौंपा गया। ये देखा जाएगा जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे अंग्रेज़ों के समय के, जो बाद के बहुत बड़े बड़े शहर माने गए, यहाँ तक कि दिल्ली भी है उसमें शामिल हो गया, हमारी राजधानी थी दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो वहाँ जो कॉरपोरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और भी कुछ बड़े शहर हैं, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, इनमें काफ़ी, बॉम्बे के बारे में तो सुना जाता है कि उसका जो बजट है वो इतना ज़्यादा है कि संभवतः राज्य सरकार के बजट से थोड़ा ही कम होगा। और वो तो शिक्षा का भी काम करता है, स्वास्थ्य का भी काम करता है, अर्बन प्लानिंग का तो काम करता ही है। बहुत सारे काम उसको सौंपे गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे देश भर में एक ही तरह का हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं फाइनेंसेस थे कहीं फाइनेंसेस नहीं थे, और बिना फाइनेंसेस के तो हो नहीं सकता। टैक्सेशन का अधिकार ज़रूर था, लेकिन टैक्सेशन के अधिकार में कुछ जगह टैक्स बहुत कम वसूले जा सकते थे, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थिति जिन शहरों की कम थी, वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि आप बहुत नहीं वसूल सकते, और जहाँ उन्नत शहर थे वहाँ तो ज़्यादा वसूल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बॉम्बे का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है। तो संविधान में एक व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन लागू तो बाद में हुआ, 93 में लागू हुआ था, जब पारित हुआ, उसी के साथ 74वां संविधान संशोधन पारित करके अर्बन गवर्नेंस को, यानी म्यूनसिपल बॉडीज़ को एक तरह का संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया। जो लॉर्ड रिपन के समय जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैं मानता हूँ कि 74वें संविधान संशोधन के बाद उस मैग्ना कार्टा को असली रूप मिला। और क्या था ये, या क्या है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें 18 आर्टिकल जोड़े गए, 243P से लेके 243ZG तक, और एक नया पार्ट 9A जोड़ा गया। आपको याद होगा जब मैंने पंचायतों के बारे में चर्चा की थी तो मैंने बताया था पार्ट 9 जोड़ा गया था। वो पंचायतों के लिए था, विलेजेस के लिए था, और विलेज से लेकर के ज़िले और बीच में ब्लॉक लेवल के लिए था। किंतु ये पार्ट 9A पूरी तरह से म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में है, और ये 18 आर्टिकल पूरी तरह से म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में है। और एक शेड्यूल भी जोड़ा गया जिसको हम अनुसूची कहते हैं, 12th शेड्यूल इसका नाम है। और इस 12th शेड्यूल में वो विषय दिए गए, कुल 18 विषय भी दिए गए हैं जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करना है स्टेट को, और जिन विषयों पर म्यूनिसिपल बॉडीज़ काम कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पंचायती राज के संबंध में बताया था कि 11वां शेड्यूल पंचायतों के बारे में जोड़ा गया था। उसमें कुल 29 विषय पंचायतों को दिए गए हैं, लेकिन इसमें 18 दिए गए हैं, और 18 विषय जो भी दिए गए हैं ये पंचायतों के अनुपात में काफ़ी भारी विषय दिए गए हैं। और एक काम सौंपा गया है कि राज्य ही करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंट्री 20 के आलोक में कंकरेंट लिस्ट में सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कही है, तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मूलतः जो अर्बन गवर्नेंस का मामला है वो राज्यों का विषय है, इसीलिए राज्यों को ही दिया गया। और इसमें अनिवार्य कर दिया गया कि चुनाव होंगे, और ये चुनाव जो है सो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर बालिग मताधिकार के हिसाब से होंगे। और ये चुनाव कराने के लिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की संरचना या रचना या प्रावधान पंचायतों के संबंध में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था, वही स्टेट इलेक्शन कमीशन म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी चुनाव कराएगी। इसमें भी प्रगतिशील कदम रहा कि आरक्षण की व्यवस्था की गई, और ये हुआ कि इसका मिनिमम 1/3 महिलाओं को आरक्षित सीटें की जाएंगी। और ये भी कहा गया कि मोटे तौर पर 1/3 सीटें जो है सो वे अनुसूचित, 1/3 नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के आबादी के अनुसार उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। और जो महिलाओं को आरक्षित सीटें की जाएंगी वे सीटें SC ST के मामले में क्षैतिज रूप से रहेगा, और बाकी सामान्य रूप से रहेगा। इसका महत्वपूर्ण मामला ये भी है कि भले ही संविधान संशोधन में न्यूनतम
33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है, किंतु बहुत सारे राज्य सरकारों ने उससे ज़्यादा, जैसे पंचायतों में 50% किया, इसमें भी 50% के आसपास किया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही प्रगतिशील कदम के रूप में ये बातें सामने आई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आबादी का 50% महिलाएं हैं और महिलाएं अत्यंत पिछड़ी मानी जाती हैं, क्योंकि समाज ने जो पितृसत्तात्मक समाज है वो महिलाओं का जो हक है, वाजिब हक है, उससे वंचित किया, उनको महरूम किया है। इसलिए इस प्रतिनिधि सभा में उनको इतना हक बहुत सारे राज्यों ने दिया है, जबकि संविधान संशोधन में मात्र 33% की बात कही गई, किंतु न्यूनतम शब्द कहा गया। और फाइनेंस देने के लिए टैक्सेशन का अधिकार तो है, कुछ टैक्स वसूलते हैं, जैसे होल्डिंग टैक्स वसूलते हैं, क्योंकि जो काम करेंगे उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो बहुत सारे होल्डिंग टैक्स वसूलते हैं। बहुत सारे अपना भवन बनाए हुए हैं, बाज़ार बनाए हुए हैं, मार्केट बनाए हुए हैं, उससे वसूलते हैं, नहीं अपनी कुछ आमदनी का जुगाड़ करते हैं। लेकिन जब बहुत सारे विषय उनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे अनुसूची 12 के अनुसार, तो उनको कुछ फाइनेंस भी देना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पंचायतों के लिए काम करता है, यह हुआ कि वह अर्बन गवर्नेंस के लिए भी जो फंड का डिवोल्यूशन होगा, यानी जो राज्य का जो बजट है उसका कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा किस काम के लिए जाना चाहिए इन म्यूनिसिपल बॉडीज़ को, कॉरपोरेशंस को या म्यूनिसिपैलिटीज़ को, या अन्य जो मतलब नीचे के लेवल पे जो टाउन एरिया कहा जाता है, वहाँ के लिए भी किस तरह की बॉडीज़ बनेंगी, तो उनके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन फंडों का डिवोल्यूशन करेगा। और जैसा फंक्शंस की मैंने बात कही, 18 उनको काम सौंपे गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो मुझे लगा वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो था कि अर्बन प्लानिंग, उसमें टाउन प्लानिंग भी शामिल है, क्योंकि अर्बन एरिया का ग्रोथ होना है तो बिना किसी योजना के अगर गड्ढ-मड्ढ घर बन जाएंगे, गड्ढ-मड्ढ चीज़ें बन जाएंगी, तो वह बिल्कुल अर्बन एरिया रहेगा ही नहीं। इसलिए अर्बन प्लानिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया है, जिसमें हम लोगों ने हमेशा इस बात को रेखांकित किया कि जो भी स्ट्रक्चर वहाँ बनते हैं अर्बन क्षेत्रों में, वह जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे आग लगने की घटनाएं होती हों, चाहे बाढ़ वाले बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे अर्बन एरिया बहुत बाढ़ आ रही है, अर्बन फ्लड कहते हैं, उनके मद्देनज़र जो बिल्डिंग बाईलाज हैं वो बनाए जाएँ ताकि सुरक्षित रहें। इसलिए अर्बन प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। लैंड यूज़ का रेगुलेशन, रेजिडेंशियल एरिया कौन सा होगा, कौन सा कमर्शियल एरिया होगा, ऐसा नहीं कि सब गड़बड़ हो जाए कि लोगों की शांति भंग हो जाए। अब रह रहे रेजिडेंशियल एरिया में और वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो आपकी शांति भंग हो सकती है, आपके जीवन का जो स्तर है वो निश्चित तौर से कुप्रभावित हो सकता है। इसलिए शक्ति उनको दी गई है। वे भवन बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, ब्रिजेज बना सकते हैं, पानी का प्रबंध कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और अर्बन एरिया में अगर आबादी सघन है तो तेज़ी के साथ फैलती हैं। आजकल डेंगू की बात बरसात के बाद तुरंत बहुत होती है और शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फैलता है। चिकनगुनिया है, डेंगू है, कोरोना के समय भी ऐसी बात हो रही थी। इसलिए पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वच्छता है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़े का निपटान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं उनके जिम्मे तो और भी चीज़ें अनुसूची 12 में दी गई हैं। इन बहुत सारे राज्य सरकारों ने वो शक्तियाँ दुर्भाग्यवश म्यूनिसिपैलिटीज़ को नहीं दिया है, क्योंकि वो खींचतान होता रहता है म्यूनिसिपैलिटी और राज्य सरकार के विभागों के बीच में, ये होता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो अर्बन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नगर में जो चुन करके आते हैं, यदि वो प्रबंधन ठीक तरीके से करते हैं तो वे समाज में एक स्थान बना लेते हैं। वो अपनी अपरिहार्यता सिद्ध करते हैं। हालांकि कोई अपरिहार्य नहीं होता, लेकिन व्यवस्था की अपरिहार्यता वो सिद्ध करते हैं। और अगर व्यवस्था की अपरिहार्यता वो सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्य सरकार जिन्होंने अनुसूची 12 के अंतर्गत निर्धारित बहुत सारे फंक्शंस उनको ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, उन्हें बाध्य होकर के ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम लोग आशा करें कि हम जिस नगर में रहते हैं उसका प्रबंधन इस स्वशासन की इकाइयाँ बेहतर तरीके से करेंगी और हम एक बहुत बढ़िया ज़िंदगी सभी जी सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसके रोकेंगी, आपदाओं से बचाव करेंगी और जो नागरिक सुविधाएँ हैं वो प्रदान करेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देने के पहले अपील करना चाहूँगा कि आप कृपया यदि इस वीडियो से को आपने पसंद किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।